नमस्कार साथियों। हम लोग अपनी पॉलिटिक्स सीरीज पर चर्चा कर रहे थे। लास्ट लेक्चर पे हम लोग चर्चा कर रहे थे राज्यसभा पर। हमने जाना था कि संसद के जो पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है राज्यसभा, लोकसभा और आपको राष्ट्रपति, है ना? ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति का नाम ज़रूर याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है, तो आप जल्दबाजी में ऐसा कर सकते हैं कि राष्ट्रपति का नाम स्किप कर जाएँ, ऐसा भी, और आपका आंसर गलत हो जाए। ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सवाल में पूछा क्या गया है, ठीक है? तो संसद का हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था, राज्यसभा। अब चर्चा करेंगे लोकसभा पर, ठीक है? आज लोकसभा के कुछ पॉइंट देखेंगे। लोकसभा जो सदस्य होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, उनको कैसे हटाया जा सकता है, और जो कुछ मुख्य बातें हैं हमारे पेपर संबंधित, उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की संरचना की सबसे पहले बात करेंगे। तो लोकसभा की संरचना जो है, यहाँ पर आप देखें तो अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है लोकसभा में। ठीक है, 552 जो सदस्य संख्या हो सकती है, जिसमें 530 जो है आपके राज्यों से आएंगे, ठीक है, ये राज्य से चुनकर आएंगे, प्लस जो 20 है, ठीक है, वो केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। ठीक है ना, ये अधिकतम 20 आ सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, और दो जो सदस्य होंगे, मैं यहाँ बीच में लिख देता हूँ, दो ये एंग्लो इंडियन भारतीय समुदाय के लोग होंगे। ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय, और ये दो लोग अगर ये चुनकर नहीं आ पाते हैं, तो राष्ट्रपति चाहें तो इनको मनोनीत कर सकते हैं, क्योंकि इनका पर्याप्त जो है प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है। लेकिन एक संशोधन हुआ, 104 संशोधन 2019, जिसने एक चर्चा की कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो आरक्षण की बात की गई थी या मनोनीत करने की बात की गई थी, उसको समाप्त कर दिया जाए। और 2019 में वैसा ही हुआ। अनुच्छेद 331, ये सब अनुच्छेद तो याद रखिएगा। अनुच्छेद 331, इसमें ये बात की गई थी आरक्षण की कि दो आंग्ल भारतीय समुदाय का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति उनको मनोनीत कर सकते हैं। परंतु अब इस व्यवस्था को आगे लागू नहीं किया गया है, अब आगे इसको फॉलो नहीं किया जाएगा, ये समाप्त कर दी गई है। तो अब याद रखिएगा, अगर पूछा जाए तो आंग्ल भारतीय समुदाय की व्यवस्था किसमें थी, तो अनुच्छेद 331 में, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। संशोधन का जो क्रम है उसको याद रखिएगा, 104। ठीक है, आगे बढ़ते। इस प्रकार से 552 ये टोटल हमारी संख्या हो जाती है। ठीक है ना, लोकसभा में सदस्यों की संख्या। आगे बढ़ते, लोकसभा की चुनाव प्रणाली को थोड़ा समझते हैं। मैंने आपको राज्यसभा की चुनाव प्रणाली आपको बताया था। राज्यसभा में हम लोग डायरेक्ट जो है ना, अपना मतदान नहीं करते वहां पर। ठीक है, लेकिन लोकसभा का चुनाव होता है और हम लोग डायरेक्ट अपने सांसद को चुनते हैं। सांसद के माध्यम से अपना प्रतिनिधि हम संसद में पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, जो मैंने अभी आपको बात बताई। हम सब लोग चुनते हैं अपने अपने प्रतिनिधि और अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ठीक है, जब लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीट आवंटित की गई है, ये याद रखिएगा। जो सीटें आवंटित हैं वो किस आधार पर है, वो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हो सर्वाधिक सीट कहाँ की होगी, उत्तर प्रदेश की होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से मतलब गैस किया जा सकता है कि राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीट आवंटित है, तो कौन सा राज्य पे सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा में राज्यवार जो सीटों का आवंटन है, उस वो जनसंख्या जो है वो कब की है, वो 1971 की जनगणना की जो जनसंख्या है उसके आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। ठीक है, और इसको, जबकि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन 2001 की जनगणना के अनुसार किया गया है। मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हैं,
मतलब पूरे भारत की जो जनसंख्या है, ठीक है ना, वो 1971 के आधार पर भारत की टोटल सीटें निर्धारित है, ठीक है। लेकिन राज्यों में जो सीटें इधर उधर की गई हैं या चेंज किया गया है या सीटें निर्धारित की गई हैं, वो 2001 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और ये कब किया गया 2001 की जनगणना को शामिल किया गया राज्यों के लिए? ये है आपके 87वें संविधान संशोधन 2003, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सन है ये सब। इसके पहले 86 संविधान संशोधन आया था 2002 का, मैंने आपको बताया था, जिसने सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा एक हमारा मौलिक अधिकार है, इन सब बातों को उसने हमारे संविधान में 21 का के तहत इनबिल्ड कराया। ठीक। तो ये सन बड़े याद ध्यान देने बात है, 2002, 2003। और उधर पे मैंने आपसे चर्चा की थी 1976 और 1977, ठीक है। तो इन सब दिनों को आपको थोड़ा सा सन याद रखना पड़ेगा, बड़े इंपॉर्टेंट सन है इस समय। ठीक। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे क्या बात लिखी हुई है, इसको पढ़ें जरा। आगे ये बात लिखी गई है कि 84th संविधान संशोधन ये क्या कहता है। ये 2001 में हुआ था। समझ रहे हैं कितना संशोधन तेजी से हो रहा है यहाँ पर। के अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात बदला जाएगा। मतलब ये जो जनसंख्या सीटें जो आवंटित हैं अभी बटी हुई हैं, उसको 2026 तक फिक्स कर दिया गया 84 संविधान संशोधन द्वारा। तो अब अगला बदला कब जाएगा, जब नेक्स्ट जो जनगणना होगी हमारे सामने आएगी उसके अनुसार बदला जाएगा। तो 2026 के बाद बदला जाएगा। तो यार 2026 के बाद जनगणना किस चीज की होगी, 2031 की जनगणना। तो अगला जो चुनाव होगा, मतलब अभी फिक्स नहीं है, मतलब ऐसा माना जा रहा है कि 2031 की जनगणना के अनुसार सीटें बदली जाएंगी। हालांकि इस पर कई प्रकार के विवाद हैं। जो आपके दक्षिण के जो राज्य हैं वो कह रहे हैं कि हमने जनसंख्या पर नियंत्रण किया है, तो इसके बदले में तो हमको और हमारी सीटें कम की जा रही हैं। ये तो विवाद का विषय है। और ये तो हमें एक तरीके से सजा दी गई जनसंख्या कम करने के लिए, हमने जो बेहतर प्रयास किए। आप जानते हैं कि जनसंख्या का अधिक होना भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। तो साउथ के राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। तो ये तो एक प्रकार से उनके लिए सजा का काम करेगी, क्योंकि जनसंख्या कम होगी तो सीटें कम मिलेंगी। तो उस पर भी विचार किया जा रहा है अभी। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा, ये कब तक के लिए निर्धारित किया गया है, 2026 तक। और किस संशोधन के तहत, 84वें संविधान संशोधन के तहत, 2001 के तहत, ठीक है, जो 2001 में हुआ। आगे चलते हैं। लोकसभा की अवधि, देखिए लोकसभा चुनकर आती है, अगर कोई उसमें गड़बड़ नहीं होती है तो समानता 5 वर्ष के लिए सरकार का चुनाव होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए लोकसभा विघटित हो जाती है, लोकसभा का विश्वास मत नहीं रह जाता है, तो वो 5 वर्ष से पहले भी उसका विघटन हो सकता है, ठीक है। और 5 वर्ष से पूर्व अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो इस बात की चुनौती न्यायालय में नहीं दी जा सकती। विघटन कौन करता है, समानता मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। अब यहाँ पर एक सेंटेंस और भी हो सकता है कि मंत्रिपरिषद के जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को रिप्रेजेंट करते हैं और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की इसी सलाह को लेकर राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं अब विघटित कर दीजिए लोकसभा को। और लोकसभा का विघटन हो जाता है, अगले चुनाव के लिए तैयारी चालू हो जाती है, ठीक है ना। विघटन होते ही चुनाव की तैयारी हो जाएगी। पहले विकल्प देखे जाएंगे, क्या सरकार बन सकती है या नहीं बन सकती है, उसके आधार पर फिर आगे चुनाव होंगे अगर सरकार नहीं बन पा रही है तो। एक मैंने नोट डाला है यहाँ पर, इस पर जरा देखिए, ये थोड़ा सा सवाल बनता है, ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत। आपातकाल की स्थिति है, मान लीजिए 352, आगे पढ़ेंगे जब आपातकाल पर तो फिर वहां पर चर्चा करेंगे हम इसकी। आपातकाल आ गया, भारत पे किसी ने मान लीजिए चीन ने हमला कर दिया, पाकिस्तान ने हमला कर दिया, तो उस समय तो चुनाव करवाए नहीं जा सकते। चुनाव तो एक शांत पूर्ण व्यवस्था है, शांति के समय कराई जानी चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी आपने मतलब जो आप चुनाव आयोग के बारे में जो हम पढ़ेंगे तो एक इस पे विकल्प है कि चुनाव कराने का जो सलाह है वो निर्वाचन आयोग देता है,
कि हाँ, वहां पर शांतिपूर्ण व्यवस्था है और चुनाव कराने लायक कंडीशन बन गई है, तो चुनाव करवाया जाना चाहिए। ठीक है, तब जाकर चुनाव वहां पर होते हैं। तो अब अगर आपातकाल चल रहा है तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि स्थिति वहां पर ठीक नहीं चल रही है। तो आपातकाल के समय क्या होता है, संसदीय विधि जो भी उसमें प्रोसीजर दिया गया है संसद में, संसद स्वयं अपनी अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। मान लीजिए आपातकाल लग गया 2021 में, तो अब यहाँ से बिल पारित होगा, 2022 तक ये अपनी अवधि बढ़ा सकती है, एक बार में केवल 1 साल बढ़ा पाएगी। लेकिन आपातकाल की उद्घोषणा के समाप्त होने पर इसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। अब इस बात को समझिए, दोनों अलग अलग बातें हैं। अब मान लीजिए आपातकाल अभी चल रहा है, युद्ध हमारा चल रहा है 2024 तक, ठीक है, तो फिर 2022 में ये संसद बैठेगी, फिर 2023 तक के लिए अपनी अवधि बढ़ाएगी, और फिर 2023 से 2024 तक के लिए अपनी अवधि बढ़ाएगी। ठीक है ना, लेकिन बढ़ाएगी एक एक साल करके ही। और 2024 में जब राष्ट्रपति कर देंगे, अपना घोषणा कर देंगे कि आपातकाल समाप्त किया जाता है नोटिफिकेशन में, तो आपातकाल जब समाप्त हुआ 2024 में, तो 2024 से मैक्सिमम 6 माह के अंदर अंदर ये विस्तार समाप्त हो जाएगा, उसमें चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, मान लिया जाएगा कि अब सब स्थितियां समान है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। एक्चुअली में लोग इसमें ज्यादा फंसते हैं, एक बार में 1 वर्ष तक और फिर 6 माह की अवधि भी लिखी हुई है, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। मतलब वो मैक्सिमम एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर उनको फिर आगे बढ़ाना है तो फिर वो बिल लाएंगे, फिर वो 1 वर्ष तक बढ़ाएंगे, फिर ऐसे ही आगे 1 वर्ष बढ़ाएंगे, ये स्थिति आ सकती है। ठीक है, और 6 माह की अवधि से जब अगर आपातकाल समाप्त हो गया तो फिर ये अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, मतलब 6 माह के अंतर्गत आपको चुनाव करा लेना है। ठीक, आगे आते हैं संसद सदस्यों की अर्हताएं। संसद में मतलब ये मैंने यहाँ पर संसद डाल दिया, यहाँ लोकसभा पढ़ना चाहिए, है ना। लोकसभा के सदस्य की अर्हता क्या होती है, तो राज्यसभा की जो अर्हता होती है वही लोकसभा की अर्हता होती है, बस अंतर केवल उम्र का होता है। ठीक है ना, लोकसभा में ये एज है 25 वर्ष, ठीक है, और राज्यसभा में है यह एज आपकी 30 वर्ष। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान अपने रखना है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अब अगर मान लीजिए वो हट जाता है, उसको हटाया कैसे जा सकता है, उसकी अयोग्यताएं क्या हो जाएंगी, तो मैंने आपसे इसमें चर्चा की थी, उसमें ऑलरेडी राज्यसभा में आपसे चर्चा कर चुका हूँ। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सांसद होने के लिए अयोग्य होगा, ठीक है, वह लाभ का पद धारण करता हो, लेकिन मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो आपको प्रॉफिट वाला कोई उसके पास पद नहीं होना चाहिए। सक्षम न्यायालय द्वारा वह विकृत चित्त ना हो, ठीक है ना, वह दिवालिया ना हो, वह भारत का नागरिक ना हो। 10वीं अनुसूची ये इंपॉर्टेंट है, दल बदल के आधार पर उसको समाप्त न उसकी सदस्यता को समाप्त न किया गया हो। कोई सांसद या विधेयक स्वेच्छा से अगर अपनी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे, या राजनीतिक दल के विरुद्ध मतदान करे, या सदन में मतदान से अपने आप को दूर रखे, और जो उसका दल है उसको माफ ना करे 15 दिन के अंदर अंदर। ये भी नोट करिएगा, 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार अपने चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, तो ये भी याद रखिएगा ये वाक, निर्दलीय उम्मीदवार जो है, जो बिना किसी पार्टी का समर्थन से लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं, किसी दल के साथ नहीं होते, तो वो किसी राजनीतिक दल का में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, मान लीजिए किसी को मनोनीत किया गया, ठीक है, और वो आगे जाकर किसी राजनीतिक दल में मिल गया, तो अब ये जो अगर ऐसा 6 माह के बाद जाकर वो मिल गया किसी पार्टी में, तो उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब बस एक बार नजर बना के रखिएगा, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा में लगभग सामान्य बातें हैं, बस एज का अंतर है। क्योंकि संसद में जो सदस्य होते हैं वो दोनों ही आपके सांसद कहलाते हैं, राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद।
अब कुछ प्रमुख बातें और हम जान लेते हैं। ये देखिए अनुच्छेद 96 ये क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसे कहता है अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का, अभी हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भी पढ़ेंगे, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के भी सभापति उपसभापति। अब ये बोल रहा है कि अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई भी संकल्प मतलब संसद में चल रहा हो तो वह पीठासीन नहीं होंगे, मतलब वो अध्यक्ष की चेयर पर नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर, मतलब उसका जो संकल्प पारित हो रहा है उस पर वो वोट डालने का तो उनको हक है। वो वोट डालने का हक किस प्रकार से है, क्योंकि वो संसद के ही सदस्य होते हैं, पार्टी के ही सदस्य होते हैं। तो इस आधार पर उनको अपना वोट डालने का तो अधिकार है, किंतु अगर मत बराबर हो जाए, मान लीजिए 12 मत इधर भी मिले 12 मत इधर भी मिले, तो अब वो वोट जो है ना नहीं डाल पाएंगे बराबर होने की स्थिति में, तो वो निर्णायक मत नहीं दे सकते। इसको हम कास्ट वोट बोलते हैं लास्ट में, ठीक है ना। अपना जो इम्पोर्टेंट वोट है वो नहीं डाल सकते निर्णायक मत, क्योंकि अगर वो इस तरफ डाल देंगे तो ये पार्टी जीत जाएगी, इस तरफ डाल देंगे तो ये वाला संकल्प पारित हो जाएगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। देखिए अब ये क्या बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अन्य विषयों पर, अब जैसे समान स्थिति चल रही है, लोकसभा अध्यक्ष बैठे हुए हैं और कोई भी उनके खिलाफ आप कोई भी संकल्प नहीं आया है, तो क्या करते हैं वो कि प्रथमतः वो जो है ना मत नहीं करते हैं, ठीक है। वोट देखते हैं सदन में आपस में ही, समानता होता भी ऐसे ही है कि बराबरी की स्थिति नहीं बनती है ज्यादातर जगहों पर, लेकिन अगर मान लीजिए बराबर की स्थिति बन जाती है, ठीक है, तो फिर वो अपना निर्णायक मत देंगे, ठीक है, तो कास्टिंग वोट वो अपना निर्णायक मत देंगे। लेकिन ये केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में मतदान में सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों के वोट बराबर हो, मतलब टाई अगर हो गया हो, 15 वोट इधर मिल जाए 15 वोट इधर मिल जाए, तो फिर अध्यक्ष सामान्य दिवस में, सामान्य दिवस का मतलब ये है कि अध्यक्ष के खिलाफ कोई संकल्प ना आया हो तो वो अपने अध्यक्ष की कुर्सी में भी बैठेंगे और अपना वोट डालेंगे, किसी भी पक्ष में डाल सकते हैं निर्णायक मत। और लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330, एक ये है 331 मैंने आपको बताया था एंग्लो इंडियन के लिए है, ठीक है। 330 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में आरक्षण, ठीक है। तो लोकसभा में कुल 84 सीटें अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए, 54 सीटें और एसटी के लिए 47 सीटें, ये दोनों बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। ये सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है यूपीपीसीएस में, कई बार पूछा गया है, अभी हम सवाल देखेंगे तो वहां पे भी आपको समझ में आएगा, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद होनी चाहिए, और किस अनुच्छेद के तहत, 330 के तहत। और 331 वाला जो है ना एंग्लो इंडियन का, वो समाप्त कर दिया गया है इस संविधान संशोधन द्वारा 104, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रमुख बातें और हैं, इसको जरा ध्यान देखिए। अनुच्छेद 85(1) ये क्या बोलता है, ये बोलता है लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक, मतलब दो बैठकों के बीच का गैप 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा, मतलब 6 माह के अंदर अंदर दो बैठकें हो जानी चाहिए। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाने जरूरी है, आप जानते हैं 12 माह का वर्ष होता है, ठीक है, 12 माह का वर्ष होता है। तो अगर 6 महीने का गैप करेंगे तो दो सत्र बुलाए जा सकते हैं। सामान्य स्थिति में 3 सत्र रहते हैं, एक बजट सेशन रहता है, ठीक है ना, बजट सत्र के बाद जो बैठक होती है, उसके बाद मानसून रहता है, ठीक है, और लास्ट वाला जो रहता है उसको कहते हैं शीतकालीन सत्र। तो 3 सत्र सामान्यतः बुलाए जाते हैं, ठीक।
और देखें जैसे क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको याद रखनी चाहिए। अक्टूबर 2020, इस नोट को देखिएगा। अक्टूबर 2020 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए, ये वह लिख गया है, वह लिखना चाहिए यहाँ पर, वह। ठीक है, मतलब कोई भी जो कैंडिडेट है वो कितना रुपए खर्च कर सकता है। तो सांसद है, अगर वो सांसद बनना चाहता है तो 77 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है इंडिविजुअली। ठीक है, ये अभी 2020 में संशोधन किया गया है। और विधानसभा क्षेत्र के लिए जो अभी चुनाव चल रहे हैं उसकी जो 30.8 लाख कर दी गई है सीमा। ठीक, ये थोड़ा सा बस याद रखिएगा। डाटा कंपैरिजन करने के लिए कभी पूछा जा सकता है आपसे। अब इस पर कोई सवाल बनता बना नहीं है, लेकिन बन सकता है, क्योंकि इस समय चुनाव का कार्य चल रहा है तो बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चला। देखिए कितना लंबा चला, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। उस समय संसाधन कम थे, लोग साइकिल से लेकर जाते थे, वोटिंग पड़ती थी, और सब जगह पहुंच भी नहीं पाई। तो बहुत लंबे समय तक चला था। अब तो खैर एक दिन में ही हो जाता है, अगर 5-6 जिलों में होना है, 6-7 चरणों में पूरा कवर हो जाता है। तो ये देखिए आगे, यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। तो आप क्या याद रखना है, पहली बात तो लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था, तो सन 1952 में इसका परिणाम आया था। और 1951 से लेकर 1952 तक ये चुनाव हुए थे, मोटा मोटी ये याद रखिएगा। और चुनाव कब हुए थे, 489 सीटों पर हुए थे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और तीसरा, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 13 मई 1952 को हुआ। और 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। ठीक है, तो आपको इनको वैसे याद तो याद नहीं रहेगा, आपको जीबी मावलंकर याद रखिएगा। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीबी मावलंकर थे। और ये भी अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए थे, ये 4 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, फिर दूसरों ने संभाला था पद। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 1952 तक चले थे, 21 फरवरी 1952 तक। और मई में जाकर लोकसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक, और ये आपको पता होगा लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ठीक है, और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है ना। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, मीरा कुमार थी, ठीक है, बिहार से। और फिर आपकी फिर दूसरी जो महिला बनी थी, अ, थोड़ा सा नाम मैं बोल रहा हूँ, एमपी की हूँ, इंदौर की। चलिए नाम मैं मिस कर गया, बहुत फेमस नाम है उनका, तो कभी कभी याद नहीं आता, याद आ जाएगा तो बता दूंगा आपको। और एक ये चरा याद कर लीजिएगा, कंपेरिजन करने के लिए आता है, राज्य और उसकी लोकसभा की सीटें। देखिए सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश की है, तो सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं 80। महाराष्ट्र 48, ठीक है, और पश्चिम बंगाल 42। ये तीनों याद रखिए, यही क्रम याद कर लीजिएगा, यूपी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। ठीक है, और वहां पर राज्यसभा की सीटों का आरक्षण, वो भी मैंने आपको बताया था, यूपी, महाराष्ट्र और शायद तमिलनाडु था। ठीक है, तो ये आपको मैंने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया था, आप उसको देख सकते हैं वहां पर। ठीक है, अब थोड़ा सा सवाल देख लेते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो मैंने पढ़ाया आपको किस टाइप के इसमें से आपको सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की या स्थानों की संख्या कितनी है। एससी के लिए कितनी सीटें हैं, मैंने आपको बताया था 84। और एसटी के लिए कितनी है, 47। ठीक है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, आपको पता है कितनी है वर्तमान सदस्य संख्या। मैंने आपको एक एवरेज बताया था, 552, ये टोटल कुल सदस्य संख्या है हमारी। ठीक है ना, तो अभी वर्तमान संख्या 552 जो है, ये टोटल सदस्य संख्या मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर आप देखिए वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। तो अगर आप थोड़ा बहुत अगर ध्यान देते हो, 2019 में ही
अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे तब 543 सीटों पर हुए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में 543 सदस्य संख्या है। ठीक है, और ये 552 जो है इसको थोड़ा सा और मैं टुकड़ों में बांट दूं आपको तो ठीक रहेगा। 530 प्लस 20 प्लस 2, ठीक ऐसे याद है। 530 ये वो सदस्य जो चुनकर आते हैं, मतलब जिनका निर्वाचन होता है। 20 वो है जो आपके केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, तो मतलब ये भी चुनकर आते हैं, ये भी चुनकर आते हैं, तो चुनकर टोटल कितने आते हैं? 550। और दो ये दो लोग है ना, ये राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मैंने आपको बताया ये एंग्लो इंडियन लोग हैं। ठीक, तो अगर कोई पूछे आपसे सवाल में इस तरीके से बदलाव कर दे कि को टोटल निर्वाचित सदस्य कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, तो उसका आंसर 550 हो जाएगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मैंने अभी बताया ना, यूटी से कितने चुनकर आ सकते हैं? 20। ये देखिए इसका आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कितना सिंपल सा सवाल है जो बात कर रहे थे। आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है राष्ट्रपति? किस आर्टिकल के तहत? 331। ये भी बार बार लिखते रहिएगा ताकि याद आता रहे। तो दो लोगों को कर सकता है। अब किसके तहत खत्म कर दिया गया ये? 104 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। ये कब आया था 104? 104 संविधान संशोधन जो है ये इसके तहत इसको समाप्त कर दिया गया। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में दो सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए। अभी समाप्त हो गया 104 संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा जो है वो स्थायी सदन नहीं है, इसका चुनाव होता है। ठीक है, अगर समान स्थिति रहती है तो 5 वर्ष तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई स्थिति खराब हो जाती है तो उसको पहले भी राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति स्वविवेक से बहुत कम काम कर पाते हैं, है, लेकिन स्वविवेक की उनकी शक्तियां हैं। वो विशेष कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई थी, कहाँ कहाँ वो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कभी भंग कर ही नहीं सकते। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष नहीं, लोकसभा अध्यक्ष ज्यादातर उनका जो सीमा है वो लोकसभा तक है, राज्यसभा में तो नहीं है उनकी सीमा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ये आंसर सबसे खराब आंसर है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति काम करते हैं, और मंत्रिपरिषद को कौन प्रेजेंट करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की बात पर राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन उसमें मंत्रिपरिषद की सहमति होना आवश्यक है। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो ये बहुत सिंपल सवाल है, 25 वर्ष। ठीक है, लेकिन लोग जल्दबाजी में 30 वर्ष भी लगा देते हैं, का कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये राज्यसभा के लिए है और ये लोकसभा के लिए। आगे देखते हैं, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये ध्यान रखिए। निर्वाचन व्यस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ये तो सही बात है, यानी ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। जो 18 साल से बड़ा है वही चुनाव करेगा। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। लोकसभा निर्वाचन आयोग किन किन का चुनाव करता है? लोकसभा का करता है, राज्यसभा का करता है, विधानसभा का करता है जो अभी चल रहा है वर्तमान में, और विधान परिषद का करता है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका भी चुनाव जो निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, तो निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी बात सही है। हमने क्या ढूंढना, जो सही नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची राष्ट्रपति के निर्देशन पर और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। चलिए, तो 1 मिनट के लिए हमें नहीं पता, इसको छोड़ दीजिए, अगले वाला पढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों में निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। अब देखिए, ये वाली जो बात है ना, ये और इस वाली बात को जरा सा देखिए।
इसमें बोला गया है निर्वाचन आयोग अनुरोध करेंगे राष्ट्रपति से कि हमको चुनाव करवाना है और हमको अधिक कर्मचारी चाहिए, तो राष्ट्रपति उसको अधिकृत करते हैं कि हाँ हाँ आप कर्मचारी ले सकते हैं और कर्मचारी को चुनाव कार्य में लगा सकते हैं। तो राष्ट्रपति का बाकायदा नोटिफिकेशन होता है, गजट होता है कि अब निर्वाचन होने वाला है, और निर्वाचन आयोग बाकायदा उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया है। इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो ये वाक्य भी हमारा सही है, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। तो ये तीन जब नहीं हो सकते, निश्चित तौर पर यही आंसर होगा। अब हमें पता हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, नहीं, ये निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन में तैयार किया जाता है, ठीक है। और 1 जनवरी इसकी डेट रहती है। 1 जनवरी को जो 18 साल के होते हैं प्रत्येक वर्ष, वो मतदाता सूची में अपडेट करने के लिए आने रहते हैं, ठीक। मतलब बोला जाता है 1 जनवरी इसकी डिफाइंड डेट है। जैसे आप फॉर्म भरते होंगे तो पूछा जाता है ना कि इस डेट को पहले अगर आप 18 वर्ष से पूरे आपने वर्ष आयु पूरी कर ली हो, या 18 वर्ष के बाद इस डेट से, मतलब आधार डेट होती है, तो जो निर्वाचन आयोग की आधार डेट है वो 1 जनवरी, ठीक है। उसको देखते हैं। 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया, ठीक। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। तो वह वर्ष विशेष कौन सा है, मैंने बताया था 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक ये फिक्स कर दिया गया है। अब इसके बाद जो जनगणना आएगी, मतलब 2031 की जो जनगणना आएगी, उसके आधार पर ये जो सीटें हैं का बंटवारा फिर से किया जाएगा, ठीक है। तो लोकसभा में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था, और इतना ही अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त आप जितना मैक्सिमम सवाल लगाएंगे तो उतनी आपको क्लियरिटी आएगी। टॉपिक्स में उतना ही है, कॉन्सेप्ट में उतना ही है। इसके बाद आप सवाल जब लगाएंगे तो धीरे धीरे आपको ये समझ आने लगेगा कि चीज़ों को कहाँ से पढ़ना है। बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। प्री को क्वालिफाइड करने के लिए बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि मेंस में हमें चीज़ें अलग से ऐड ऑन करनी होती हैं, क्योंकि बेहतर आंसर लिखना होता है। लेकिन प्री के लिए हमको ये देखना होगा कि हमारी पढ़ाई कहाँ से हमको करनी है, ताकि हमारा जो प्री है वो ठीक ठाक बाउंड्री लाइन के हम बाहर हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है अपनी, ठीक है, जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति पर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर संसद की कार्य प्रणाली देखेंगे, और फिर आगे पॉलिटी का जो लेक्चर आगे क्रम में है उसको समझेंगे, ठीक है। चलिए फिर, नमस्कार।